क्या कहा, आपने पढ़ी है किताब, आप जानते हैं। बिल्कुल। भाई लोगों ने पैसे ले लेके और कहा कि हम पब्लिकली खिलाफ बोलते रहेंगे, आप जो जी चाहे वो करो। और गाड़ी के पास आके, गाड़ी के बोनट पे, गाड़ी के शीशे पे, गाड़ी के हर तरफ, मतलब मेरे राजनीतिक जीवन का वो चीज़ जिसके बाद मेरा विरोध शुरू हुआ वो तो 1986 है ना, शाबानो, वो है ना, जो आपका एडवोकेट जनरल है उसने भी गलत राय दी, आपने वो दी, मैंने इसको कर दिया, लेकिन ये काम बिल्कुल गैर कानूनी है, यूजीसी की रेगुलेशन के खिलाफ है। तो गाड़ी में पत्थरबाजी की क्या किया इन्होंने? वही बताता हूँ, वहाँ मैंने दस्तखत तो कर दिए, लेकिन मैंने फाइल पे लिख दिया कि ये इलीगल। रेड माइक में आपका स्वागत है, मैं हूं सौरभ शुक्ला। हमारे साथ वो शख्सियत हैं जिनसे इंटरव्यू करने से पहले भी काफ़ी होमवर्क करना पड़ता है। वही मैं सोच रहा था कि कैसे सवाल पूछें उनसे ताकि उन्हें फंसानो तो कभी आप फंसा सकते भी नहीं हैं और वो कर हम पाएंगे भी नहीं, लेकिन इनकी बातें सुनी भी जाती है और उनकी आलोचना भी होती है। पहले एक सवाल आरिफ मोहम्मद खान साहब से, जो कि केरला के गवर्नर हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, लंबी पॉलिटिकल जर्नी है सर की। कल खबर आती है कि जब खान साहब केरला में एयरपोर्ट जा रहे थे तब उनकी गाड़ी पर हमला हो गया। पहले उस पर बात करते हैं। सर क्या हुआ? और आप बहुत काफी नाराज नजर आए। जी नहीं, नाराज तो कोई भी होगा, इसलिए कि असल में उसकी पृष्ठभूमि जानना जरूरी है। अब से कोई लगभग 5 दिन पहले एक जनसभा में मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि अभी हाल में जो हमने यूनिवर्सिटियों में चांसलर का अधिकार है कुछ मेंबरों को नॉमिनेट करने का, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि हमने वाइस चांसलर ने जो सिफारिश की थी उसको अनदेखा करके अपनी मर्जी से, और कुछ संगठनों का नाम लिया जो मुझे लिए उचित नहीं है मैं उसको दोहराऊं, उनके लोगों को मैंने यूनिवर्सिटी की सेनेट में नॉमिनेट कर दिया है, और इससे छात्रों को प्रोवोकेशन, मतलब उनको वो उनमें उत्तेजना फैलेगी। अब 4-5 दिन गुजर गए, किसी छात्र ने तो कोई बात ही नहीं की, लेकिन इनका जो स्टूडेंट विंग है, जो किसी स्टूडेंट एक्टिविटी के लिए कम और हिंसक कार्रवाइयों के लिए ज्यादा जाना जाता है। अभी आपने पिछले 10-15 दिन में अब एसएफआई और ऐसा जो हाँ नहीं, अभी आपने पढ़ा होगा कि इनकी यात्रा को पर प्रोटेस्ट करने वाले कुछ राजनीतिक दल के नौजवान कार्यकर्ता जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया और वो थाने में बंद हैं, और एसएफआई वालों ने थाने में घुसकर उन लोगों को जख्मी किया, क्योंकि वो ये समझते हैं कि उनकी पार्टी की सरकार है, लिहाजा वो कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे और तो किसी ने भी नहीं, अगर वो अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है। इसलिए सही है कि यूनिवर्सिटी में किस हद तक इनका हस्तक्षेप है गैर कानूनी, आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ लीजिए। ठीक है। अब इनको लग रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद अगर गवर्नर उसके मुताबिक काम करेगा तो हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं रहेगी। मैं पहले से ही इस केस में भी जो नाराजगी है इनकी वो ये है कि मैं माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस खत का संज्ञान लिया है जो मैंने चीफ मिनिस्टर को लिखा था कि ये अपॉइंटमेंट इलीगल है। ठीक है। और ये आपके लीगल, जो आपका एडवोकेट जनरल है उसने भी गलत राय दी, आपने वो दी, मैंने इसको कर दिया, लेकिन ये काम बिल्कुल गैर कानूनी है, यूजीसी की रेगुलेशन के खिलाफ है। और मैं इस हद तक गया कि मैंने कहा कि आप इसी तरह का दबाव डाल के मुझसे और गलत का इलीगल काम कराने की कोशिश करेंगे, मैं चांसलर का काम ही नहीं करना चाहता, आप कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर लीजिए। उसका संज्ञा, उसको मुख्य आधार बना है
वो जजमेंट में, ये मुझसे इसलिए और खफा बहुत थे, ज्यादा नाराज नाराज थे। है। अब इन्होंने ये कह तो दिया, तो स्टूडेंट तो कोई आया नहीं, तो फिर इन्होंने अपनी जो इनका ये जो कैडर है, ये कैडर स्टूडेंट्स नहीं है, ये प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं जिनको इन्होंने हायर किया हुआ है। आपको मालूम होगा कन्नूर जिला जहाँ से हमारे चीफ मिनिस्टर आते हैं, मतलब एक लंबी हिस्ट्री है पिछले 10 साल की कि जहाँ सबसे ज्यादा पॉलिटिकल मर्डर्स हुए, और उसमें चीफ मिनिस्टर की भूमिका बार बार चर्चा हुई है। उसमें वो जो हिंसा होती तो है। आप ये कह रहे हैं कि कल आपको आपकी हत्या करने की कोशिश की गई? नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये इनका तरीका ये है कि जिससे इनकी राजनीतिक राय जुदा है, उसको ये बुली करने की कोशिश करते हैं, उस पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, वो डर जाए। अब ये 2 दिन से क्या मैसेज दिया जा रहा था मुझे, परसों 2 बार किया ये इन्होंने, मैं एक प्रोग्राम अटेंड करने गया तो इन्होंने किया, लौट के आया तो उसी स्पॉट पर नॉर्मली पुलिस किसी आदमी को जहां इस तरह का विरोध किया गया हो वहां टिकने ही नहीं देगी पुलिस। वो ठीक उसी स्पॉट पे वही तादाद मौजूद थी, चूंकि वो तो होम मिनिस्ट्री चीफ मिनिस्टर के पास है, चीफ मिनिस्टर वो करवा रहे हैं, तो वो सब वहां मौजूद थे। हम चले आए। तो गाड़ी में पत्थरबाजी की क्या किया इन्होंने? वही बताता हूँ। वहां तो इन्होंने जो काला झंडा लेते हैं तो ये क्या करते हैं, उसमें एक मोटा सा डंडा लगाते हैं, उस पर काला झंडा बांधते हैं, और गाड़ी के पास आके गाड़ी के बोनट पे, गाड़ी के शीशे पे, गाड़ी के हर तरफ, तो अगर कोई ऑर्डिनरी कार होती तो शायद हम इंजर हो जाते शीशा टूटने से। वो कार बहुत चूंकि बेंज की थी तो वो उससे, लेकिन फिर भी एक स्टेज पे मुझे लगा, कल जब हम चले राजभवन से, तो दूसरी जगह मुझे लगा कि शायद शीशा टूट गया, और तब मैंने तय किया कि अब अगर इससे अगले पॉइंट पे ये कहीं जमा है और ये गाड़ी के सामने भी आ जाएंगे, तो गाड़ी फिर हल्के हल्के करके पुलिस वाले उनको धक्के दे रहे हैं। मैंने कहा कोई धक्का नहीं देगा आप हमारी सिक्योरिटी में। ये सामने आ गए और उन्होंने दोनों साइड से गाड़ी के ऊपर उन डंडों से मारना शुरू किया। मैंने कहा अब आगे नहीं बढ़ानी है गाड़ी, और मैंने दरवाजा खोला और मैं नीचे आ गया, और जैसे ही मैं नीचे आया ये ऐसे तितर बितर हुए फिर के मैंने कहा भाई तुम गाड़ी को क्यों मार रहे हो, तुम्हें मारना है तो मुझे मारो। फिर दूसरी मजेदार बात जो वहां पर वीडियो में है, जब ये गिरफ्तार किए गए तो किन गाड़ियों में ले जाए गए? नॉर्मली गिरफ्तार लोगों को काहे में ले जाए? पुलिस की गाड़ियां जो बस में ले जाते हैं। पुलिस की जिन गाड़ियों से इनको ड्रॉप किया गया था उन स्पॉट्स पर पुलिस की गाड़ियां यूज की गई थी, उन्हीं गाड़ियों में बिठा कर और इनको थाने ले जाएगा। जहां पे मैं नहीं उतरा वहां एक भी आदमी को गिरफ्तार नहीं किया। जहां मैं उतर आया और मैंने कहा कौन है सीनियर पुलिस ऑफिसर, तुम चीफ मिनिस्टर की गाड़ी के पास आने को अलाउ करोगे? फिर ये एक्टिवेट हुए। तो सिर्फ 5 जगहों में सिर्फ एक जगह के लोगों को जहां मैं उतरा हूं वहां पे उन्होंने डिटेन किया। आपको चोट तो नहीं आई? नहीं, कोई चोट नहीं। आपने इस बारे में, चूंकि आप गवर्नर हैं, आपके अपने अधिकार हैं और आप राष्ट्रपति जी को रिपोर्ट करते हैं, आपके कहा जाए कॉन्स्टिट्यूशन भाषा में, हम लोग की भाषा में तो आपके बॉस राष्ट्रपति हैं, क्या आपने इस पूरा प्रकरण हुआ उसके बारे में शिकायत करी राष्ट्रपति को? मैं देखिए, शिकायत करने का तो होता नहीं है कुछ भी, हमें रिपोर्ट करना होता है। जो वस्तु स्थिति है वो रिपोर्ट करना होता है। रिपोर्ट करिए। ये कल ही हुआ है, तो अब मैं वापस जाऊंगा और एक फॉर्मल सी रिपोर्ट होती है। ये आरोप लगता रहता है कि आरिफ मोहम्मद खान साहब प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी या आरएसएस के कहने पर काम करते हैं, मुख्यमंत्री चुना हुआ है उसको काम नहीं करने दे रहे, ये आरोप लगता है आपके ऊपर, आप भी अब जानते हैं। मैंने ये कहा है कि आपके काम में अगर एक जगह भी मेरी दखल अंदाजी हो, आप मुझे वो बता दीजिए और मैं उसी वक्त इस्तीफा दे दूंगा। इससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ? आज तक तो वो बता नहीं पाई मैंने। तो वीसी अपॉइंटमेंट यूनिवर्सिटी वीसी अपॉइंटमेंट तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि स्टेट गवर्नमेंट का इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। तो नाराजगी इस बात को लेकर के कि आपने
जो अपने अनुसार, जो आपका विवेक है उसके अनुसार आपने वीसी अपॉइंट जो किया। मैं अपने विवेक के देखिए दो फर्क हैं। एज गवर्नर मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज है, संवैधानिक दायित्व, उसमें मैंने वहां पर मुझे सिवाय उस जगह के जहां कुछ विवेक, कुछ क्षेत्र है जिसमें गवर्नर को सर्टेन सिचुएशंस में अपने विवेक के अनुसार कार्य करना होगा, उसको छोड़ के मैं निर्भर हूं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो मंत्रिमंडल है उसकी का जो मशवरा होगा उसके अनुसार काम करने के लिए बाध्य हैं आप। प्रावधान में बाध्य हो। लेकिन जहां मेरी स्टैट्यूटरी ड्यूटी है वहां पे मैं नहीं कह रहा हूं, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कह दिया कि ये तो उन्होंने मुझे कहा है, चूंकि मैंने उनके प्रेशर में आकर दस्तखत किए, उन्होंने कहा कि गवर्नर भाई चांसलर एब्डिकेटेड हिज ड्यूटी। ठीक है, इस बात को लेकर नाराजगी है। वो उन्हें नाराजगी ये है कि मैंने उनके कहने से उस वक्त चूंकि एडवोकेट जनरल की ओपिनियन लेके आए थे वो, तो मैंने दस्तखत तो कर दिए, लेकिन मैंने फाइल पे लिख दिया कि ये इलीगल है। ठीक है। और वो उसमें जो और फिर खत लिख दिया चीफ मिनिस्टर को, उस खत का पूरा संज्ञान माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने जजमेंट में लिया। ये उससे नाराज। और मैं कह रहा हूं कि भाई आप एक चीज बता दीजिए, अब से नहीं कह रहा, जब से ये किस्सा शुरू हुआ वाइस चांसलर का, इन्होंने कहा जैसे मिसाल के तौर पे एक एक्टिंग वाइस चांसलर को बनाया, इनके यूथ विंग ने कहा कि हम उसको यूनिवर्सिटी में नहीं घुसने देंगे। हमने राजभवन से पुलिस को कहलाया कि भाई शांति बनी रहनी चाहिए। इन्होंने कहा कि वो पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो किसी भी नागरिक का अधिकार है कि वो पुलिस से ये कहे कि शांति बनी रहनी चाहिए। मैंने आपके काम में कहीं हस्तक्षेप किया हो, बताइए, 1 मिनट की देर नहीं लगाऊंगा, उसी वक्त इस्तीफा दे दूंगा। ठीक है, चलिए, आप तो ये बात कर रहे हैं क्योंकि आपने देखा दिल्ली में क्या हुआ, अध्यादेश लाए, जो सरकार अध्यादेश ला करके एलजी को ज्यादा पावर दे दिए गए, तो ये आरोप सरकार पर लगता रहता है। देखिए, जो कानून आपको पूरा हक है, आप बदल सकते हैं कानून। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन जब तक वो कानून बदला नहीं जाता तब तक तो उस कानून के मुताबिक ही काम करना पड़ेगा। इस वक्त केरला में आधी यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर नहीं, क्योंकि आपकी बात मानने को तैयार नहीं है वो। नहीं, चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले की बात है, क्योंकि इन्होंने यूनिवर्सिटियों को कह दिया कि सिलेक्शन कमेटी के लिए जो एक नॉमिनी यूनिवर्सिटी का आना चाहिए तुम मत भेजो, तो वो कमेटी नहीं बन पा रही है, वो कमेटी नहीं। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया ना कि स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल है ही नहीं। अब अगर वाइस चांसलर नहीं भेजेगा तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, डिसिप्लिनरी कार्रवाई। हाँ, अब तो कार्रवाई होगी। तब तक हम चूंकि इसको विवादास्पद बनाया हुआ था, तो हम भी नहीं एक्ट करना चाहते थे, कोई ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहते थे जब तक माननीय उच्चतम न्यायालय का क्लियर कट आदेश ना आ जाए जिससे सिचुएशन प्रेसिपिटेट हो। हम भी नहीं करना चाहते थे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था कि आप तो चलिए तो मुख्यमंत्री हैं, जो आप पर आरोप लगाते रहते हैं कि आप आरएसएस के और बीजेपी के कहने पर काम करते हैं। ये देश भर के इंटेलेक्चुअल्स भी, इरफान हबीब साहब आप पर मंच पर हमला कर देते हैं, धक्का देने लग जाते हैं, कहीं आपका फतवा निकल रहा होता है, कहीं आपके खिलाफ मुर्दा, कहीं आपके के पुतले जलाए जाते हैं, कहीं आपका बायकॉट किया जाता है। ये नफरत क्यों आपके प्रति? पिछले मतलब मेरे राजनीतिक जीवन का वो चीज़ जिसके बाद मेरा विरोध शुरू हुआ वो तो 1986 है ना, शाबानो, वो है ना। उससे लेके 1986 से लेके 2019 तक, जब वो जो चीज़ 1986 में शुरू हुई थी वो 2019 में फलीभूत हुई। मैं एसेंशियली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को तो मैंने उसका पक्ष लिया था जी। लेकिन मैं बुनियादी तौर पे जो 1986 में बोला था, आप मेरी तकरीर देख ली, मैंने कहा था कि इसकी असल जड़ जो है वो 3 तलाक है। 3 तलाक जब तक रहेगी ये समस्याएं बनी रहेंगी। वहां से मेरे खिलाफ नाराजगी शुरू हुई और 2019 में वो जो हमारा स्टैंड था वो एक तरह से कहा जाए कि समय के साथ वो काम हो गया और वो कानून बन गया
2019 आज हम 2023 में बैठे हुए हैं। 2023 में हैं। मुस्लिम समाज में तलाक की दरों में कितनी कमी आई है ये आपको मालूम है? नहीं सर। 96% से ज्यादा। एनसीआरबी का डेटा है? एनसीआरबी ये नेशनल ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अच्छा, मिनिस्ट्री लॉ, मेरे को नहीं पता था। 96% से ज्यादा। किसका फायदा हुआ? मैं महिलाओं से भी ज्यादा उन बच्चों को महत्व देता हूं जो शादियां टूटने के नतीजे में, और शादी भी क्या, कोई तलाक थोड़ी बैन हुई है। 3 तलाक बैन हुई है कि वो नमक ज्यादा हो गया 3 तलाक, कोई नाराजगी हो गई 3 तलाक, सिर्फ वो बैन। इसका मिसयूज भी हो रहा है क्योंकि भाई इसका मिसयूज कैसे हो सकता है? इसका कोई मिसयूज का कोई तरीका ही नहीं है। नहीं, अब जैसे कि कई मामले उत्तर प्रदेश में हम देखने को मिलते हैं, या मेरे पास संज्ञान में मतलब है बताइए क्या? कि पत्नी ने कहा कि उसके पति से कुछ अनबन थी और उसने फिर कहा कि उसको तलाक 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 कह दिया। इस तरीके की बातें सामने आई हैं। भाई ये इसको पे तो कोई एक्शन नहीं हो सकता ना। अगर वो ये कह रहा है मैंने तलाक नहीं की, तो कोर्ट ने यही तो कहा है कि 3 बार कहने से तलाक नहीं होगी। वो भी कह रहा है मैंने नहीं की, तो बात खत्म हो गई। इसका मिसयूज कैसे हो सकता है? मिसयूज क्या, महिलाएं जा रही हैं थाने में जाकर, भाई ये भी बात ठीक है, वो इम्प्लीमेंटेशन को लेकर जब तक वो घर से बाहर ना निकाले तब तक कोई नहीं मिसयूज इसका हो सकता। इसका मिसयूज पॉसिबल ही नहीं है। और लॉस का मिसयूज पॉसिबल है, इसका पॉसिबल। अगर वो तलाक दे दी और वो कह रहा घर से निकल जाओ, तब पुलिस एक्शन में आएगी। लेकिन अगर वो उसी घर में रह रही है तो पुलिस कैसे एक्ट कर सकती है? इसलिए आपसे इंटेलेक्चुअल्स नाराज है, मुस्लिम उलेमा हैं, चाहे वो जमीयत हो, सब आपसे नाराज रहते हैं। एक सवाल आपसे है, अगर तो वो चाहते हैं परिवार टूटे, मैं चाहता हूं कि परिवार ना टूटे। और परिवार 100% नहीं रोका जा सकता टूटने से, लेकिन ये बिना कारण के टूटे, सिर्फ इसलिए कि जिस दिन आपको पता चल गया कि 3 तलाक अगर दी तो सजा मिल सकती है, क्यों बंद कर दिया लोगों ने 3 तलाक देना? उससे पहले तो आपको लगता है इसका क्रेडिट नहीं मिलता आपको जो मिलना चाहिए? नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं सोचता। मैं तो ये समझता हूं कि मैं बहुत ही खुशकिस्मत आदमी हूं। जो लोग ऐसे समाजी मुद्दों पे स्टैंड लेते हैं, उनके कभी मरने खपने के बाद ठीक है उनको याद किया जाता है। मैंने तो जिंदगी में सब कुछ देख लिया। मुझसे ज्यादा मालिक की मेहरबानी इससे ज्यादा क्या होगी मेरे ऊपर? मैं कभी नहीं, इससे ज्यादा ये पूरा देश इतने साल 1986 से लेकर 2019 तक ज्यादातर समय वो है जब मैं पावर में भी नहीं था, लेकिन किसी वक्त ऐसा नहीं लगा मुझे कि मैं पावर से बाहर हूं। जहां जाता हूं वहीं लोग क्या, और मैं हमेशा कहता हूं मैंने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, कोई त्याग नहीं किया। मैं अपने साथ शांति से रहना चाहता था। लेकिन जिसे देखो वो लंतरानी बयान करता है कि आरिफ साहब ने 1986 में 35 साल की उम्र में सेंट्रल गवर्नमेंट छोड़ दी, ये कर दिया, वो कर दिया। इससे ज़्यादा कोई खुशकिस्मती हो सकती है किसी की? एक सवाल अगर इसका जवाब देना चाहें, नहीं देना चाहें, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। गज़ा और इसराइल के बीच युद्ध चल रहा है, 20,000 से ज़्यादा जानें जा चुकी हैं। इंडिया हमेशा कहता रहा 2 नेशन थ्योरी होनी चाहिए, लेकिन अभी तक इसराइल वो 2 नेशन थ्योरी नहीं, 2 नेशन सोल्यूशन, 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए। जी बिल्कुल, 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए। इंडिया का स्टैंड रहा और प्रधानमंत्री ने भी दोहराया है वापस। इसराइल मानने को तैयार नहीं है, संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव लाता है, अमेरिका वीटो कर देता है। आप इंटेलेक्चुअल भी हैं, मैं आपको जानता हूँ, मैं बहुत कम से कम आपको 10-12 साल से जानता हूँ, और आपके पास आके अक्सर तमाम मुद्दों पर चर्चा भी होती रही, ऑफ रिकॉर्ड आपसे किताबें और तमाम चीज़ों पे। इसलिए मैं एज एन इंटेलेक्चुअल आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आपको लगता है कि जो गजा या 2 स्टेट सोल्यूशन की बात है, पैलेस्टाइन की बात है, उनका जो हक है वो उनको नहीं दिया जा रहा है? देखिए, मेरा ये मानना है कि हमने तो, भारत ने आज़ादी से पहले भी फिलिस्तीनियों के अधिकारों का समर्थन किया, और हमारा स्टैंड आज भी वही है। लेकिन हम किसी भी टेरर एक्टिविटी के खिलाफ हैं, क्योंकि हमने खुद हम भुक्तभोगी। ठीक है, हम अपने अधिकारों के मांगने के नाम पर मासूमों की हिंसा को हम
उसको हम समर्थन नहीं दे सकते। इजराइल भी इतना मैसिव रिटेलिएशन कर रहा वो है, कर रहे हैं, वो भी गलत, जो भी करें, लेकिन जवाबी कार्रवाई में भी अगर आप मानिए मिसाल के तौर पे कोई एक पक्ष ऐसे किसी आदमी को मारता है जिसके ऊपर उन्हें यह है कि इसने मासूमों को मारा है, मैं नहीं समझता किसी को कोई एतराज होगा। लेकिन मारा किसी और ने और आप उसके बदले में जान किसी मासूम टूरिस्ट की ले लें, किसी मासूम बच्चे की जान ले लें, ये नहीं स्वीकार किया जा सकता। ये कहीं दुनिया में स्वीकार नहीं किया। ये ट्राइबल माइंडसेट है जो पुराना होता था कि जहां तुमने हमारे कबीले के आदमी को मार दिया, हम तुम्हारे कबीले के आदमी पूरा को कबीला खत्म कर देंगे। नहीं, तो संयुक्त राष्ट्र ऑफिशियली कह रहा है कि एथनिक क्लिंजिंग है पैलेस्टीनियंस की, गाजा में रहने वाले। ठीक है, वो जो भी मैं क्या कह रहा हूं कि आपको देखिए, इस पे आपको एक है कहना और एक है जो उसके पीछे जो वास्तविक स्थिति है। मैं कहता हूं आपको इन सारे सवालों का जवाब व्हाट वेंट रॉन्ग नाम की पुस्तक है बर्नार्ड लुईस की, मैंने पढ़ी है, जो यहूदी है, मैंने पढ़ी है। आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वो इतना बड़ा स्कॉलर था, वो कहता है कि कुल 50,000 आबादी थी, दुनिया की कोई ताकत वहां पे बना ही नहीं सकती थी। क्या कहा, आपने पढ़ी है किताब, आप जानते हैं। बिल्कुल। भाई लोगों ने पैसे ले लेके और कहा कि हम पब्लिकली खिलाफ बोलते रहेंगे, आप जो जी चाहे वो करो। बिल्कुल। आज आप दूसरों को इल्जाम देना चाहते हैं उन पापों के लिए जो आपने खुद किए। ठीक है, सर ने वक्त दिया और हम रेड माइक हमने नया ये शुरू किया आपके लिए हमारी बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। तो आरिफ मोहम्मद साहब के साथ अच्छी बात हुई और फिर उनसे समय समय पर बात करते रहेंगे। शुक्रिया।